बॉस पाठशाला में आज का पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश भर में विपक्ष यही माहौल बनाया जा रहा था कि मोदी का तो कॉन्फिडेंस हिल गया है, मोदी साइलेंट मोड में चले गए। लेकिन कल नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे होने के साथ पीएम मोदी ने पहले तो ऐलान किया कि वो चुपचाप 100 दिन का एजेंडा पूरा करने में लगे थे, और अब आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा गियर शिफ्ट किया, बॉस पूरे इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। आज नरेंद्र मोदी के पुराने क्रांतिकारी फैसलों का रिजल्ट भी दिख गया और भविष्य में नरेंद्र मोदी क्या क्या धमाकेदार फैसले करने वाले हैं उसकी पिक्चर भी क्लियर होगी। आज मोदी कैबिनेट के बड़े फैसलों और कश्मीर इलेक्शन की तस्वीरों दोनों ने दिखा दिया कि मोदी कमजोर होने वाले आदमी में से नहीं है। नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग है, वो किसी भी काम को टालते नहीं है, वो रिपोर्ट पर धूल पड़ने से पहले ही उसे क्लियर करने में फाइल को आगे बढ़ाते हैं, विश्वास रखते हैं। इसलिए आप देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन पर हाई लेवल कमिटी बनी और इसी साल मार्च में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और मोदी कैबिनेट ने आज वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है और जल्दी ही इस पर चर्चा करके सहमति बनाकर इसे बिल के तौर पर लाया जाएगा। यानी आज अचानक नरेंद्र मोदी सरकार ने गियर शिफ्ट मारा और वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में अप्रूवल देकर सियासी धमाका कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि पीएम मोदी पर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का कोई प्रेशर था, उनकी तो सरकार चल ही रही है ना आराम से। कोई दूसरा नेता होता तो चुपचाप कमेटी की रिपोर्ट को धूल फांकने दे देता, सोचता कि छोड़ो ऐसे मुद्दों को कौन उठाए, खुद आगे से आगे बढ़कर उठाऊं और फिर जो है वो 10 लोग जो है वो सुनाएंगे, विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा 16। लेकिन नरेंद्र मोदी विपक्ष के हमलों की चिंता नहीं करते, उन्हें बड़े फैसले लेने हैं और बड़े फैसलों पर वो रुकने वाले मूड में है नहीं। ना ही वो इस बात का ज्यादा लोड लेते दिख रहे हैं कि उनके फैसले का सियासी नफा नुकसान क्या होगा, और जैसा अंदाजा था वैसा ही हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे बताऊंगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर आएगा तो किसका फायदा किसका नुकसान। लेकिन पहले आप देखिए कि आज ही पीएम मोदी ने जब गियर शिफ्ट किया तो कैसे कैबिनेट की मीटिंग में देश को आगे ले जाने वाले 4 बड़े फैसले लिए गए। पहला बड़ा फैसला स्पेस को लेकर 4 बड़े मिशन को मंजूरी दे दी, इसमें चंद्रयान 4 भी शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन, गगनयान फॉलो ऑन, भारतीय स्पेस स्टेशन और अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल के विकास को मंजूरी दे दी। दूसरा बड़ा फैसला किसानों के लिए एनपीके फर्टिलाइजर में सब्सिडी के लिए 24,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी। तीसरा बड़ा फैसला किसानों की आय बढ़ाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। चौथा बड़ा फैसला आदिवासी कल्याण के लिए 69,156 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यानी बॉस नरेंद्र मोदी ने एकदम से गियर शिफ्ट किया है और बड़े बड़े फैसले होने शुरू हो गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला वन नेशन वन इलेक्शन का है, जिसके बारे में आज आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले उस फैसले का असर भी देखिए जो फैसला नरेंद्र मोदी ने छाती ठोक कर लिया, इससे पहले के कार्यकाल में लिया। दुनिया हंगामा करती रही लेकिन लिया और अब उसका असर दिखने लगा है, क्योंकि इस फैसले को लेकर भी ठीक वैसा ही हल्ला मचा था जैसा आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मचा है। उस फैसले को लेकर भी विपक्ष यही कह रहा था कि यह असंभव है, कयामत आ जाएगी, कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटे और यह फैसला था जम्मू कश्मीर से 370 की विदाई का। और आज इस फैसले का असर देखिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई है बॉस। आज कश्मीर में वो हुआ है कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो रखा है, आग लगी हुई है पाकिस्तान में। तस्वीरें कश्मीर की देखकर लोग 370 को भुलाकर स्थानीय मुद्दे और विकास के नाम पर वोट डाल रहे हैं, जबकि उस वक्त 370 के समर्थन में ऐसा माहौल बनाया गया था कि पीएम मोदी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कश्मीर में कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, झंडा उठाने वाला यहां लोग जा जाके वोट डाल रहे हैं बॉस। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और मजबूत हो जाएगा, यह भी आरोप लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यह वही जम्मू कश्मीर है जो कभी आतंक के साए में रहता था, जहां आतंकियों के धमकाने पर वोटर घर से नहीं निकलते थे। उस जम्मू कश्मीर की आज की तस्वीर देख लीजिए। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी कश्मीर में, लोग बेखौफ होकर वोटिंग कर रहे थे, ना किसी की रोक टोक ना किसी का डर। लोगों की भीड़ में महिलाओं की लंबी लाइन थी, महिलाओं को देखकर लग ही नहीं रहा था कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। ऐसा लग रहा था जैसे यूपी या बिहार में चुनाव हो रहा है। घाटी के वो लोग हैं जिन्हें आज तक
लोकतंत्र के नाम से डराया जाता रहा, जिन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए आतंकी फरमान जारी किए जाते थे। वोट न डालने के लिए धमकियां दी जाती थी। अगर कोई वोट देने निकल भी जाए तो धमाकों की गूंज से पूरे इलाके में डर पैदा कर दिया जाता। लेकिन आज कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। आज लोग बेखौफ होकर वोटिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है और किसी तरह की हिंसा या धमाके की कोई खबर नहीं आई। यह है नरेंद्र मोदी का कश्मीर, जो उन्होंने 370 हटाने के बाद अथक प्रयास के बाद तैयार किया है। यह वोट किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन वोट देने के लिए निकल पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी कामयाबी है नरेंद्र मोदी की। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें उस पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है, जो किसी भी हाल में कश्मीर में अमन नहीं चाहता। यह उन अलगाववादियों को भी करारा जवाब है जो कश्मीर के लोगों का भला नहीं चाहते थे। जो लोग कहते हैं कि कश्मीर में पिछले 10 सालों में क्या बदला, 370 हटने के बाद क्या बदला। बॉस, ये बदला है। नहीं लगती थी बॉस कश्मीर में ऐसे लाइन, लोग नहीं निकल पाते थे। चुनाव का बॉयकॉट, धमाके, बाहर निकले तो ये हो जाएगा, ये होता था बॉस। आप ये भी ध्यान रखिए कि वोटिंग के लिए लोगों की भीड़ उस इलाके में दिख रही है जो कभी आतंकवाद का गढ़ रहा है, क्योंकि पहले चरण में जिन 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उसमें साउथ कश्मीर के 4 जिले भी शामिल हैं। आज अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में मतदान हुआ। ये वो इलाके हैं जो सालों से आतंकवाद से पीड़ित रहे, लेकिन आज यहां शांतिपूर्वक चुनाव हुए। इस बार कई वोटिंग सेंटर्स ऐसे भी थे जहां पहली बार वोट डाले गए। लोग कह रहे हैं कि उनके गांव में पहले कभी वोट डालने नहीं निकलते थे लोग, लेकिन अब वोट कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर को पीडीपी का सियासी गढ़ भी माना जाता है। 2014 में पीडीपी को सबसे ज्यादा सीटें इसी इलाके से मिली थी। साउथ कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यहां जमकर वोटिंग हुई। अनंतनाग के रणबीरपुरा में पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लोगों की लंबी भीड़ नजर आई। लंबी लंबी लाइनों में लगे लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अनंतनाग से ही आई एक और तस्वीर देखिए, आप चौंक जाएंगे। पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है। जो महिलाएं अपने छोटे बच्चों को घर पर नहीं छोड़ सकती थी, वो उन्हें साथ लेकर आई। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब है। ये वही अनंतनाग है जहां बुरहान वानी का एनकाउंटर होने के बाद उसके समर्थन में खूब माहौल बनाया गया था, लेकिन आज वहां लोग वोट डालने निकल रहे हैं। जिस कश्मीर में कभी एक वर्ग ऐसा था लोगों का जो पूछता था जाइए कश्मीर तो कि तुम इंडिया से आए हो, मतलब इतना अपने आप को इंडिया से अलग मानने वाले कुछ लोग थे वहां। आज वही लोग खड़े होकर लोकतंत्र में विश्वास जताते हुए वोट डाल रहे हैं। यह बदला है नरेंद्र मोदी ने 370 हटाकर। आपको अनंतनाग से हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए वहां वोटिंग के दौरान कैसा माहौल था, फिर आगे की बात बताता हूं। पहले इलेक्शन होते थे 2019 से पहले, स्ट्राइक होती थी, वायलेंस होता, स्टोन पेल्टिंग होती थी। कितना बदलाव आप समझते हैं तब से और आज के इलेक्शन में? इस टाइम बहुत बदलाव आया है कि सिक्योरिटी रीजन बहुत अच्छी थी, इसलिए वोटर निकल रहे, आराम से निकल रहे हैं कि हम वोट डालेंगे, आराम से वोट डालेंगे, इसलिए वोट बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। 2014 या इससे पहले जो इलेक्शन हुए तब लोग क्यों निकलते थे, किस चीज का डर था? माहौल ठीक नहीं था। इस माहौल ही ठीक थे। नंबर 199 में कोई यहाँ तो माहौल ठीक नहीं था, इसलिए निकल नहीं रहे थे। आज तो निकल रहे हैं वोट। आज तो सब यहाँ औरतें निकल रहे हैं, बूढ़े निकल रहे हैं। आज जो लोग हैं बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अपनी जमहूरियत का मतलब हिस्सा है ये इसी मतलब उसी को मद्देनजर देखकर ये अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मजालिम हुए हैं लोगों पे, जो अपनों ने हम पे किए हैं। सिर्फ अनंतनाग ही नहीं, सभी जगहों पर महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। साउथ कश्मीर के कुलगाम की तस्वीर देखिए और इन महिलाओं का उत्साह देखिए। इस बूथ पर तो जितने पुरुष नहीं दिख रहे, उससे ज्यादा महिलाएं पहुंची। दक्षिणी कश्मीर का कुलगाम वो इलाका है जहां पहले के दौर में चुनाव का बॉयकॉट कर दिया जाता था। ज्यादातर बूथ ऐसे होते थे जहां वोटिंग होती ही नहीं थी। आतंकियों के डर से लोग वोट ही नहीं डालते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल गई। अब फिर से यहां पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, जिसमें महिलाओं के अलावा उन युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। आपको साउथ कश्मीर के पुलवामा का हाल दिखाता हूं। पुलवामा वो इलाका है जहां 2019 में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। आज उस इलाके के लोग कैसे आतंकवाद को आईना दिखा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त
पुलवामा में है और आप देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो मुझे लगता है काफी जमहूरियत के लिए एक अच्छी तस्वीर आप कह सकते हैं कि एक लंबी लंबी लाइनें, इस तरह की कतारें आपको जम्मू कश्मीर के चुनावों में नहीं दिखती। पहले इस तरह से लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे, लेकिन अब निकल रहे हैं। नहीं, अब इनको लग रहा है पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कोई ना कोई नेता। अपनी सरकार चुनी होगी। हाँ, चुननी होगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पुलवामा तक जाएगा, अगर कोई किसी को हम चुनेगा तो वो असम्बली तक। वोट इसीलिए डाल रहे हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। लोगों का डर खत्म हुआ है, थोड़ा डर खत्म हुआ हाँ, डर खत्म हुआ। बहुत सालों के बाद इलेक्शन हुआ है। क्या दिमाग में चल रहा था जब वोट आपने दिया? क्या मुद्दे थे सब बड़े? यही मुद्दे थे, जो बेरोजगारी यहाँ पे है, जो सिक्योरिटी का मसला है, जो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का, एजुकेशन का, खेल कूद का, हेल्थ सेक्टर का, सबका मसला जहन में लेके आए हैं, तो इसलिए हमने वोट किया है। जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि आज जम्मू के भी उन इलाकों में वोटिंग हो रही है जहां हाल ही में आतंकी हमले हुए। पहले फेज में 24 सीटों पर वोट डाले गए हैं, जिसमें कश्मीर रीजन की 16 और जम्मू रीजन की 8 सीटें शामिल हैं। पहले चरण में डोडा और किश्तवाड़ में वोटिंग हुई, जहां जून में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इसमें 2 अधिकारियों समेत सेना के 6 जवान शहीद हुए थे। इस फेज में 23 लाख वोटर्स में से 18 से 19 साल के 1,23,000 युवा मतदाता हैं। इस फेज में करीब 35,000 कश्मीरी पंडित भी वोटिंग में शामिल हुए, जिनके लिए जम्मू में 19, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीरें भी देखिए। बनिहाल के एक पोलिंग स्टेशन पर लोगों की लाइन लगी थी। सभी लोग शांति से अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सुरक्षा के भी उतने ही इंतजाम दिख रहे थे जितने इंतजाम आमतौर पर सभी जगह होते हैं। डोडा के लोग भी आतंक को करारा जवाब देते दिखे। यहां भी पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें थी। जम्मू कश्मीर को लोगों ने आतंकवाद को वोट करके कैसा करारा जवाब दिया है वो भी देख लीजिए। आपको बताता हूं कि 10 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो वोटिंग परसेंटेज क्या था और आज कितना बढ़ गया है। जैसे अगर आप देखिएगा, आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि भाई पब्लिक कैसे घर से निकलने लगी और कश्मीर में क्या बदला है जो लोग पूछते हैं। अगर आप देखिए वोटिंग प्रतिशत, वोटिंग परसेंट, पुलवामा, इसमें अगर आप देखिएगा 2014 में कितनी वोटिंग हुई थी। 2014 में पुलवामा में करीब 38% वोट पड़ा था, 38.1%। आज 2024 में कितना वोट पड़ा है पुलवामा के अंदर? 50% से ज्यादा, 50.42%। यह अपने आप में बड़ी बात है कि 12% वोट का इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से आप कुलगाम देखिए। कुलगाम में देखिए, वहां पर 2014 में करीब 56% वोट पड़ा था, 56.36%। 2024 में ये जो है वो बढ़कर कहां चला गया? ये बढ़ के चला गया 62% के पार, 62.7%, यानी 6% से ज्यादा का जंप है। इसी तरह शोपियां देखिए। शोपियां में 2014 में 50% वोट पड़ा था, आज 2024 में यह बढ़कर ऑलमोस्ट 55% के करीब हो गया, 54.7%। यहां भी ऑलमोस्ट 5% का जंप है। इसी तरह अनंतनाग में देखिए। अनंतनाग में जो वोट पड़ा है वो 2014 में 39.17% था और आज जो वोट पड़ा है वो 41% के करीब है, 41%। तो यहां पर भी जंप है। इंद्रवाल 2014 में 75% वोटिंग थी, 2024 में 80% हो गई। त्राल में 2014 में 38% वोट था, आज 40% पड़ा। अभी तो वोटिंग के फाइनल आंकड़े आने बचे हैं जिसमें ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। अभी तक जो हमारे पास डेटा था वो बता रहा हूं। जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई, अगर उनके पिछले रिजल्ट की बात करें तो 24 में से 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें परिसीमन के बाद इनके नाम और एरिया में बदलाव हुआ है। साल 2014 में हुए चुनाव में इन 24 सीटों में से 11 सीटें पीडीपी को मिली थी, 4 बीजेपी और कांग्रेस ने जीती थी और एक लेफ्ट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गई थी। लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस खूब जोर लगा रही है। उमर अब्दुल्ला जीत का दावा कर रहे हैं। सुनिए वोटिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के नेता क्या कह रहे हैं। जो अभी तक मुझे फीडबैक मिला है, पीडीपी साउथ कश्मीर में नंबर 1 पार्टी बन के उभरेगी। सबसे ज्यादा एमएलए पीडीपी के होंगे। जो मुझे पुलवामा, शोपियान, इस्लामाबाद और कुलगाम से फीडबैक मिल रहा है, पीडीपी विल बी द नंबर 1। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है
हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फ़िलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये तो जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव अच्छी तरह से हो रहे हैं और 370 को हटाने को लेकर जो डर दिखाया जा रहा था वो डर गलत साबित हुआ और कश्मीर में वोटिंग के दौरान लंबी लंबी लाइनें इसका सबूत है। ऐसा ही डर आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिखाया जा रहा है, जिसके प्रस्ताव को आज मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर जो सिफारिशें की हैं उसे मोदी सरकार ने मान लिया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 2 चरण में चुनाव की बात कही है। पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव है। इसके बाद 100 दिन के अंदर सभी स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई। इससे पूरे देश में एक निश्चित समय के अंदर सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकें। सभी चुनाव एक साथ हो सकें, इसके लिए वोटर लिस्ट भी कॉमन रखी जाएगी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बीच समन्वय बनाया जाएगा। अभी लोकसभा और विधानसभा की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर होती है और स्थानीय स्तर के चुनाव की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन पर होती है। देश में एक साथ चुनाव कराने की बात पीएम मोदी बहुत पहले से कह रहे हैं। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये वो ये नहीं चाहते कि देश की विकास की गति बार बार चुनावी झंझटों में फंस जाए। भाई जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आधा काम अटक गया, बार बार होता है। इसलिए आज वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने पर बनी हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को इस काम के लिए बधाई देते हैं, जिन्होंने इतने प्रयास के साथ एक बड़े दायरे में सभी स्टेक होल्डर से बात कर रिपोर्ट तैयार की। ये लोकतंत्र को ज्यादा जीवंत और ज्यादा भागीदार बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। लेकिन पीएम मोदी भी जानते हैं कि यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसे लेकर कई सवाल हैं कि इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव होगा कैसे भाई। हर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल अलग है, उसका क्या होगा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में कई पेंच हैं। इस बात को मोदी सरकार भी समझ रही है, इसलिए इसे लेकर सरकार पूरी तैयारी के साथ एक प्लान पर काम कर रही है। प्लान का पहला फेज पूरा हो चुका है, जिसमें एक हाई लेवल कमेटी बनाकर अलग अलग राजनीतिक दलों और एक्सपर्ट से राय ली गई। अब दूसरा फेज शुरू होगा, जिसमें ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा जिस पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी होगी। यह ग्रुप कमेटी की सिफारिशों पर काम करेगा। अगले कुछ महीनों में इन सिफारिशों पर पूरे देश में अलग अलग लेवल पर डिटेल डिस्कशन होगी। सरकार सहमति बनाने की कोशिश करेगी। जब सहमति बनाने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो इसे लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया जाएगा और उसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा और बिल को कानून की शक्ल दी जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार कुछ भी हवा में कर रही है, सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है और इसमें जल्दबाजी से ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। इसलिए सरकार ने इसे लागू करने की अभी कोई टाइमलाइन नहीं दी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में इसे लागू करेगी। एक बार सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कौन कौन सी पार्टी इसके समर्थन में है और कौन कौन विरोध। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोग की रही है वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन विपक्ष इसे खारिज कर रहा है। इस प्रस्ताव के विरोध और समर्थन के सियासी स्कोर को देखें तो समर्थन वालों का पलड़ा भारी है, क्योंकि हाई लेवल कमेटी ने 62 राजनीतिक पार्टियों से बात की, जिसमें से 47 पार्टियों ने रिस्पॉन्ड किया। इसमें से 32 ने इसका समर्थन किया। 15 पार्टियां ऐसी रहीं जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया और 15 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। विरोध करने वालों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट की पार्टियां शामिल हैं। इंडी गठबंधन यह कहकर वन नेशन वन इलेक्शन को खारिज कर रहा है कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। एक बार सुनिए इंडी गठबंधन के नेताओं को। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए
वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। वन नेशन वन इलेक्शन पर ओवैसी भी भड़के हुए, आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है, क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की ये साजिश है। ओवैसी को भी सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाना तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार गंभीर दिख रही है और नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम करते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि उन्होंने अगर ठान लिया है तो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करवा देंगे। लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आगे क्या होगा ये लोग केजरीवाल के केस में भी जानना चाहते हैं और इसलिए पाठशाला में अगली क्लास। शीश महल छोड़कर केजरीवाल अब किराए के घर में रहने जाएंगे क्या? केजरीवाल ने वो दांव चल दिया जो दिल्ली में फिर जीत दिला देगा क्या? अब इसका जाना।